मेरी माँ रोज मुझे कड़वा शरबत पिला देती थी और कहती कि यह शरबत पी लो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं एक दिन शरबत पीने से मना कर दिया और अगले ही दिन मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। फिर एक दिन शरबत का राज जानकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वह शरबत नहीं, वह तो मेरा नाम सुमित है। यह सब उस समय की बात है जब मेरी उम्र 17 साल थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और मेरे पापा के 4 भाई थे। मेरे पापा सबसे छोटे थे और सब अपने अपने घरों के हो गए थे। सबके यहाँ बेटियाँ थीं और मैं इस खानदान का इकलौता बेटा था। इसी वजह से सबका लाडला था। खानदान का इकलौता बेटा होने की वजह से सब मुझे बहुत प्यार करते थे और सब मेरे नखरे उठाते थे। मेरे सारे चाचा मुझे ऐसे प्यार करते थे जैसे मैं असल में उनका ही बेटा हूँ। मेरे मुंह से निकली हुई कोई भी ख्वाहिश 2 मिनट में पूरी हो जाती थी। पर उस घर के एक ही इंसान ऐसा था जिसे मेरे साथ लाड प्यार तो क्या, मेरे से प्यार से बात तक नहीं करती थी, जिसने मुझे कभी प्यार भरी नज़रों से भी नहीं देखा था, जो मेरा थोड़ा ख्याल भी नहीं रखती थी जितना ख्याल रखना मेरे लिए उनका हक बनता है। उसने कभी मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई, कभी मुझसे यह नहीं कहा कि मैं उसके लिए सब हूँ। और वह थी मेरी माँ। मेरी माँ मेरे साथ सौतेले बेटे जैसा व्यवहार करती थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था, हर बार फर्स्ट आता था, फिर भी मेरी माँ मेरी कभी भी तारीफ नहीं करती थी। कभी भी कोई भी अच्छा काम करता तो वह मुझे से गुस्सा हो जाती थी। पापा भी अक्सर अक्सर नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्यों करती है। तो सब रिश्ते भी कहते हैं कि इस औरत को अपने बेटे की कदर नहीं है। एक दिन मेरी माँ ने तंग आकर सबसे कह ही दिया, तो क्या करूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम लोगों को के घर बेटा नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए यह बात बड़ी होगी, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं आज तक अपनी माँ से कोई बदतमीजी से बात नहीं की थी, उसके हुकूमत के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया था। फिर उनका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था, मेरी यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मुझे यह भी पता चला कि एक बार मेरे पापा ने मेरी माँ से ज़बरदस्ती तलाक भी ले ली थी, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा शादी की थी। माँ ने मुझे इस बात की वजह भी नहीं बताई थी। वह मुझे अपनी दुख तकलीफ़ नहीं बताती थी, पर मेरी तो माँ थी। मैं फिर भी उनसे मोहब्बत करता था। एक चाची का रवैया भी सबके साथ बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन वह तो सबके साथ ही ऐसा करती थी और हम जानते थे कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा मेरे परिजनों के साथ अच्छे से पेश आती थी। पर मैं उनका अपना बेटा था, लेकिन वह मुझसे प्यार से नहीं बात करती थी। मैं उनकी मोहब्बत के लिए तरसता रहता था। उनके अलावा हर रात मेरी माँ मुझे एक जहर जैसा शरबत पिलाती थी। यह काम वह मेरे बचपन से ही करती आ रही थी। उन्होंने एक दिन भी नागा नहीं किया। पहले मैं छोटा था, उनकी बात मान लेता था, पर मुझे उनका यह रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि आखिर वह मुझको यह शरबत क्यों पिलाती थीं। बस एक यही काम था जो वह मेरे लिए करती थी, और रात को मेरे कमरे में आती और उस वक्त तक मेरे पास ही बैठी रहती थी जब तक मैं उस शरबत को पी न लेता था। वह काढ़ा स्वाद में बेहद ही खराब होता था। अचानक एक रात को मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, जिसकी वजह से सारे घर के लोग बहुत परेशान हो गए थे और मुझे रात को भी डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ा। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कि आप जो भी पीते हैं उसे मत पिया करें। फिर अगली रात मैंने अपनी माँ को वह शरबत पीने से मना कर दिया। अपनी सेहत का भी बताया, पर वह नहीं माने, जैसे उनको मेरी कोई फिक्र ही ना थी। क्या वह नहीं जानती थी कि मैं रात की अस्पताल से आया हूँ और कितना दर्द से तड़पता हूँ। यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ को साफ साफ मैंने मना कर दिया कि मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे इस तरह की
कोई भी चीज़ नहीं पीनी है। पर उनको मेरी जान की भी फ़िक्र ना थी। सिर्फ इतनी फ़िक्र थी कि बस मुझे रोज़ काढ़ा ज़रूर पिलाती, किसी तरह भी। वह ज़हर जैसा शरबत मैं पी लूँ। आज पहली बार मैंने यह शरबत पीने से मना कर दिया था। मैं अपने इरादों का पक्का था। वह समझ गई थी कि शायद आज मैं माँ की बात नहीं मानूंगा। मैं वह शरबत नहीं पिया। वह मेरी मिन्नतें करती रही। वह बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी और अचानक ही उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैंने यह शरबत नहीं पिया तो गजब हो जाएगा। तुम प्लीज़ ये शरबत पी लो। अगर तुमने यह शरबत नहीं पी तो क़यामत आ जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बस तुम मेरी बात मान लो। पर मैं नहीं माना। वह रोते हुए मेरे कमरे से चली गईं। आज मुझे उनके रोने की कोई परवाह ना थी। माँ के जाने के बाद फिर मैं सुकून से सो गया था और फिर सुबह को बुरी खबर के साथ मेरी आँख खुली थी और वह बुरी खबर यह थी कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। और वह बुरी खबर यह मिली कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। वो रात को ठीक से सोई थी और सुबह पता चला कि रात के किसी पहल उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत की वजह समझ में नहीं आई थी। तो उनको कोई बीमारी भी नहीं था। उनके साथ कोई हादसा भी ऐसा नहीं हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत थे, पर सवालों से ज़्यादा गम था। मेरी माँ ने कहा था कि शरबत पी ले, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो क्या मेरी माँ का इशारा इसी तरफ था? और शरबत पीने से मेरी माँ की ज़िंदगी पर क्या असर हो सकता था? यह बात मेरी समझ में बाहर थी, लेकिन मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। क्या मैं अपनी माँ की मौत का वजह बन गया था? अगर मैं वह शरबत पी लेता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। यह सवाल और सदमा मिलकर मेरी जान ले रहे थे। मैं एक दिमागी मरीज बनता जा रहा था। मैं बहुत रोए। मेरे लिए सदमा बहुत बड़ा था। घर में शौक का माहौल था। पापा भी सदमे में थे। कुछ दिन बाद मैं अपने दोस्त के घर चला गया। यह भी मुझे तसल्ली दे रहा था और वहाँ से आने में मैं लेट हो गया। यह पहली बार था कि मैं अपनी माँ की मौत के बाद घर से निकला था। आसमान पर चाँद था। उसकी चांदनी सितारों की टिमटिमाहट रोशनी ने माहौल को खुशमिजाज बनाया हुआ था। रात के समय मैं अकेला यात्रा कर रहा था। यह मेरा पहले चांस था। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, मैंने वह शरबत नहीं पिया था और इसी वक्त से ही मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। ऐसा दर्द जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि शायद टेंशन और समय की वजह से आपके सर में दर्द है। पर मैं जानता था कि असल वजह क्या है। यह दर्द तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रही थी। घर के हालात भी कुछ अजीब हो गए थे। मेरी एक कर्जन सीढ़ियों से गिर गई और उसका सर फट गया। वह बिस्तर पर पड़ी हुई है कि दूसरी कर्जन भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरी एक चाची किचन में काम कर रही थी और उनके पैरों पर गर्म दूध गिर गया। और इधर मेरे चाचा के मुझे बताया कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब कारोबार में बहुत ही मुश्किल आ रही है और मेरे पापा भी बीमार पड़ गए थे जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी। पापा तो बिस्तर से ही नहीं हिले थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरे सर का दर्द भी नहीं जा रहा था। मैं दवाई खा खा कर पागल हो गया था। चाचा ने कारोबार में नुकसान की बात तो मेरे पापा को न बताई थी और मुझे भी यही कहा था कि यह बात घर में ना बताना, नहीं तो सब और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मुझे मेरी माँ की बात याद आई कि जब मेरी माँ थी तो कहती थी कि अगर तूने यह शरबत छोड़ दी तो सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए
मैं माँ के कमरे में जाकर तलाश कर रहा था कि वह शरबत कैसे बनाती थी। तभी मुझे उनकी एक डायरी मिली जिसमें एक पेज पर कुछ लिखा था। उनको देखकर मैं हैरान रह गया था। उस पर शायद किसी का पता लिखा हुआ था, जिसकी नीचे लिखा था कि मुश्किल समय में इनको याद करें और इनसे ज़रूर मिलें। अगले ही दिन वहाँ जाने के लिए मैं सोचा और जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखकर हैरान हो गया कि वह किसी बाबा का घर था। मैं हैरान हुआ। हमारे ख़ानदान में कोई भी ऐसी बातों को नहीं मानता था। मैं अंदर गया और अपने नंबर का इंतज़ार करने लगा। मैं वहाँ बैठा, कुछ लोगों से उस बाबा के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा यह बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। मैंने कहा आपकी यह बाबा आपसे कितने पैसे लेते हैं? कम से कम 1000 रुपये तो ज़रूर लेते होंगे। तो वह लोग कहने लगे कि 1 रुपया भी नहीं लेते। मैंने कहा अच्छा, जो आपकी मर्जी हो वह रख लेते हैं। फिर भी अगर आप कोई चीज़ देना चाहें तो वह कुछ नहीं देते, बस कहते हैं कि इसको आप गरीबों में बांट दें, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। कोई चीज़ मांगते लेकिन बाबा किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगते थे। यह बात सुनकर तो मैं हैरान हो गया, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं था। जब मैं बाबा के कमरे में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर चौंक से गए थे। उनके उनके चौंकाने का तरीका ऐसे था कि मैं हैरान हो गया था कि आखिर यह क्या सोचकर इस तरह हैरान हो रहे हैं। और फिर उन्होंने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उन्होंने वहाँ बैठे सब लोगों को बाहर भेज दिया। फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे तो लगा था कि तुम मर गए होगे। आखिर उन सब बातों का क्या मतलब था? मैं तो उनको पहली बार देख रहा था और मुझे क्यों मर जाना चाहिए था। बाबा के पास बैठा और उनसे पूछने लगा, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं तो ज़िंदगी में आपसे पहली बार मिला हूँ और आपको पहली बार देख रहा हूँ। फिर आपने मुझे देखकर ऐसा क्यों कहा और अपने उन सबको बाहर क्यों भेज दिया? आखिर क्या बात है, मुझे बताइए। मैंने उनसे सब कुछ बताया कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है और मेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा है कि सब कुछ घर में तबाह होता जा रहा है, कारोबार भी तबाह होता जा रहा है, घर के सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, मेरे सर में भी हर वक्त दर्द रह रहा है। और फिर उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। वह बोले, तुम अपने खानदान में इकलौते बेटे हो ना? सारी जायदाद तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे नाम पर इसीलिए कर दिए हैं। तुम्हारे बाकी चाचा को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी। उन सब की बीवियों ने मिलकर तुम पर बहुत बड़ा काला जादू करवाया था। वह जादू बहुत ही भयानक था। हम भी हैरान थे कि कोई इस कदर पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि किसी पर इतना खतरनाक काला जादू करवा सकता है। इस जादू की वजह से तुम बस 2-3 महीने ही जी पाते, पर तुम्हारी माँ, जो कि एक अच्छी दिल वाली औरत थी, उसको सब कुछ पता चल गया था। उसने तुम्हारे बाप को बताया तो उनमें झगड़ा हो गया। तुम्हारे बाप ने गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को तलाक भी दे दी थी। फिर तुम्हारे बाप को उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुम्हारी माँ से दोबारा शादी कर ली। एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को लेकर मेरे पास आई। मैंने उनको सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं किया। और फिर तुम्हारी माँ ने सब हाल मुझसे पूछा। तब मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। तब से मुझे तुम्हारी माँ की बात पर यकीन था। मैंने उनको जादू का तोड़ तो किया, पर वह जादू बहुत ताकतवर था। वह जादू सिर्फ तुम पर तक ही था और तब तक ही रहता जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते। लेकिन जब तक तुम्हें वह रोज़ मंत्र वाली जड़ी बूटी शरबत पिलाती थी, तुम्हारी माँ यह जड़ी बूटी मुझसे ही लेकर जाया करती थी और
तुमने एक दिल वह नहीं पिया, इसलिए सबसे पहले उस जादू का असर तुम्हारी माँ पर हुआ, क्योंकि वही थी जिसकी वजह से जादू रुका हुआ था, और फिर तुम पर भी उसका धीरे धीरे असर होने लगा। मैं हैरान होकर पूछा कि अगर यह जादू मुझ पर मेरी चाची ने करवाया है, तो फिर उन पर भी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? तो बाबा ने बताया, क्योंकि अब यह जादू ख़त्म होने वाला है। जो तुम 18 साल के होने वाले हो ना, इसलिए उन लोगों पर भी इसका असर हो रहा है। अभी तुम्हारे 18 साल के होने में 1 महीना और बाकी है। बस तुम वह शरबत पीते रहो और उसके बाद उस जादू का असर खत्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो अब वापस नहीं आ सकती, पर शायद तुम्हारी जान बच जाए। वह इसलिए तुम पर शक्ति बरतती थी ताकि तुम उससे डरते रहो और उसकी बात मानो, वरना वह तुम्हें रोज़ ऐसी कड़वा शरबत क्यों पीने को मजबूर करती तुम्हें मजबूर। और फिर जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैं बहुत दुखी था। मैंने अपनी ज़िंदगी में माँ को खो दिया था। एक बार भी नहीं सोचा सका कि माँ तो माँ होती है, जो अपने बच्चों से केवल मोहब्बत करती है। मैं अपने पापा को यह बात बताया, लेकिन मेरे पापा अभी भी यह बात मानने को तैयार नहीं थे कि उनका खानदान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो उनके बेटे की जान के दुश्मन भी बन सकता है। उनका कहना था कि उन्हें इतनी मोहब्बत मैंने नहीं की है जितनी मोहब्बत उन लोगों ने और मेरे भाइयों और उनकी पत्नियों ने तुमसे की है। और मेरा उनके लिए बस यही जवाब था कि मोहब्बत के पीछे असल में उनका एक मकसद छुपा हुआ था। आपने मेरी माँ की बात ना मानी, यहाँ तक कि उन्होंने एक दफ़ा तलाक भी दे डाली, सिर्फ अपने खानदान वालों के लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे कि मेरी बात मेरी माँ भी सच कह रही थी? मैंने भी उन सारी चीज़ों को महसूस किया है। मैं कोई छोटा बच्चा तो अभी नहीं हूँ ना। मेरे पापा ने मेरी कोई बात ना मानी। मैंने अपने माँ की यह डायरी अपने पास रख ली और इसमें यह भी लिखा था कि तुम्हारे पापा यह बात अभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वह अभी भी इस जादू के गिरफ्तार में हैं। इसलिए मैंने अपने पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब मैं उस बाबा से ढेर सारी जड़ी बूटी ले आया था और अपने घर में बैठकर अपने लिए खुद ही शरबत बनाया करता था। फिर मैं यह भी सोचने लगा कि शरबत को बनाने में कितना मेहनत लग जाता है और यह काम छुप छुप कर भी करना पड़ता है। लेकिन मेरी माँ ने मेरी जान बचाने की खातिर क्या कुछ नहीं किया, और मैं जाते जाते भी उनसे बदतमीजियाँ करता गया। मुझे यह दुख हमेशा रहेगा। मैं 1 महीने तक यह शरबत पिया और 18 साल का होने के बाद मैं शहर से चला गया। जाने से पहले मैंने अपने सब घर वालों को कहा कि मैं आपकी झूठी मोहब्बत को अपनी सच्ची मोहब्बत समझता रहा, और आप लोगों ने सबने जो मेरे साथ किया है, आपका मकसद कामयाब हो नहीं सका, सिर्फ मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं वह घर छोड़ दिया और शहर में ही आकर रहने लगा। बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, अपना घर बनाया और फिर एक होटल भी, जिसमें मैंने अपनी माँ का नाम दिया। लेकिन मुझे इस बात की अभी भी बहुत दुख है कि मेरे पापा मेरे बात नहीं माने और मेरे साथ नहीं आए। लेकिन एक दिन अचानक मैंने अपने पापा को अपने घर के बाहर खड़े देखा। मुझे बहुत खुशी हुई। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे और कहने लगे, तुम सच कहते थे बेटा, और तुम्हारी माँ भी सच कहती थी। मैं ही बदनसीब था। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारा साथ दूँगा। मेरे पापा ने यह भी बताया कि मेरे जाने के बाद उस घर में बहुत मुश्किलें आईं। शायद उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल गई थी। मैंने और मेरे पापा ने अपने ख़ानदानी
हिस्से और दौलत के बारे में कोई बात भी नहीं की थी। मेरे पापा को भी अब दौलत से कोई मतलब नहीं थी और मुझे भी नहीं चाहिए थी। मेरी खानदानी दौलत जिसने मुझे मेरे अपनों को मेरे खिलाफ कर दिया और मेरा दुश्मन बना दिया। मैं खुद को खुशनसीब समझता था। मुझे क्या पता था कि मेरे घर वालों की मोहब्बत के पीछे इतनी नफ़रत भरी है। सलाम है मेरी माँ को जिसने सारी ज़िंदगी इस राज को अपने सीने में ही दबाए रखा, सिर्फ इसलिए कि वह मेरी जान बचा सके और ऐसे ही वह इस दुनिया से चली गई। सो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।